Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Naina Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 9 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टूडेंट्स इसका हम 5th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। बच्चों मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है स्टूडेंट्स ये एक ऑर्गन सिस्टम है और आपको पता है कि जो ऑर्गन सिस्टम होता है ये कई सारे ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है। अब बच्चों असल में हम उन्हीं अलग अलग ऑर्गन्स जो कि आपस में मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं उन्हीं की हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को जो है वो इस चैप्टर के अंदर डिटेल से स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स इससे पहले हमारे 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हमने जो है ओरल कैविटी की एनाटॉमी भी देखी, उसकी फिजियोलॉजी भी देखी। सेकंड लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हमने फेरेंक्स और एसोफेगस को जो है वो तफसील से स्टडी किया। उसके बाद बच्चों थर्ड और फोर्थ लेक्चर के अंदर हमने स्टमक को देखा। आज के इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को जो है वो डिटेल से स्टडी करना है। तो बच्चों अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम का देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का फोर्थ इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट है। पहले पार्ट में हमने ओरल कैविटी देखा, दूसरे के अंदर जो है वो फेरेंक्स और एसोफेगस को स्टडी किया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने स्टमक को देखा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम इसके फोर्थ पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसको तफसील से स्टडी करेंगे। बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसको उर्दू में हम छोटी आंत का नाम देते हैं और इसका जो अपोजिट होता है वो है लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे उर्दू में हम बड़ी आंत कहते हैं। अब बच्चों आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लंबाई है 6 मीटर और बच्चों जो इसके ऑपोजिट लार्ज इंटेस्टाइन जिसे हम बड़ी आंत कहते हैं, बच्चों इस लार्ज इंटेस्टाइन की जो लंबाई है वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस स्मॉल इंटेस्टाइन को हम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने इस पॉइंट को ध्यान से समझना है। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन इसके साइज की वजह से नहीं बल्कि इसके डायामीटर की वजह से कहा जाता है। बच्चों जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका डायमीटर जो है वो छोटा होता है, कम होता है, जबकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है स्टूडेंट्स इसका डायमीटर जो है ये ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को जहन में रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है इसके अंदर खाली जगह ये कम होती है, ये जो डायमीटर है ये कम है और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज्यादा होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज उसके साइज की बेस पर नहीं बल्कि उसके डायमीटर के बेस पर कहा जाता है। तो आपने इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो है वो याद रखना है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का बच्चों जो डायमीटर होता है ये तकरीबन 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, जबकि जो लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर है बच्चों ये 7.6 सेंटीमीटर ऑन एवरेज। ठीक है, इसका जो डायमीटर है वेरी करता है लेकिन ऑन एवरेज 7.6 सेंटीमीटर जो है इसका डायमीटर होता है। तो आपने इन पॉइंट्स को जो है वो लिख लेना है अपनी बुक के ऊपर। ठीक है, कि स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों कहते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगर आप यहाँ पे इस स्लाइड को देखें तो इस स्लाइड के अंदर बच्चों ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो सब यहाँ पे शो हो रहे हैं। वैसे मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, इसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, गट भी कहते हैं। दूसरे हैं बच्चों असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। बच्चों गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जो है एक ऐसी ट्यूब थी जो कि माउथ से स्टार्ट होती थी और एनस तक जो है वो जाती थी। ठीक है, अब बच्चों अब माउथ के अंदर ओरल कैविटी को हमने स्टडी कर लिया, उसके बाद पीछे हलक फेरेंक्स को हमने स्टडी कर लिया, एसोफेगस को स्टडी कर लिया, स्टमक को हमने स्टडी कर लिया। तो अब बच्चों जो स्टमक से जो फूड है जो वो आती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंत के अंदर। ठीक है, तो हम बच्चों अब छोटी आंत को स्टडी करेंगे और इसके बाद जो है फिर हम लार्ज इंटेस्टाइन को स्टडी करेंगे। ठीक है, अब बच्चों इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अलावा असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जिसमें मुंह के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स, इसके अलावा बच्चों यहाँ पर पेनक्रियास, लिवर, गॉल ब्लैडर जो है ये आ जाते हैं असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के अंदर, जो कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के साथ मिलकर खुराक की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्लियर? तो आपने इन पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह से समझना है। अब चाहें अब हम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का इंट्रोडक्शन देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपने इनको अच्छी तरह से याद रखना है। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। बच्चों एलिमेंट्री कैनाल क्या है? ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक है, इसे गट भी कहते हैं। मैंने आपको 4 इसके नाम बताए हुए, आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है बच्चों वो क्या है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब बच्चों होता कहाँ पर है? इट स्टार्ट्स आफ्टर द स्टमक, ये स्टमक के बाद स्टार्ट होती है एंड एंड्स एट द लार्ज इंटेस्टाइन। इसका मतलब ये है बच्चों के जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान में मौजूद होती है। अगर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे डायग्राम में देखें तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा
स्टमक के बाद यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है और ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन है और यहाँ से बच्चों आगे कनेक्ट हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। बच्चों अब इसकी जो लेंथ है वो मैंने आपको बताया तकरीबन जो है वो 6 मीटर होती है। अब वो जो 6 मीटर अगर आप देखें तो जो है इंसान की जो मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, वो 1.5 मीटर हो सकती है, ये 1.5 मीटर से कुछ ज़्यादा हो सकती है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन ही की लेंथ जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा है, 6 मीटर है। अब इतनी बड़ी चीज़ को हमारी बॉडी के एक छोटी सी बेली, पेट के हिस्से के अंदर किस तरह से रखा गया है बच्चों, इंतहाई बेहतरीन किस्म की फोल्डिंग के जरिए। ठीक है बच्चों, नेचर ने हमारी बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन को इतने खूबसूरत तरीके से फोल्ड किया है कि बहुत ही कम जगह पर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर फिट हो जाती है। तो आपने इस पॉइंट को भी जो है वो समझना है। बच्चों होपफुली आपको इसकी जो है इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। इसके साइज के हवाले से मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक अडल्ट मैन के अंदर बट इट इज अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर। मैंने आपको बताया कि इसके डायमीटर के ही की बुनियाद पर हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो बच्चों इसका जो डायमीटर है वो कितना होता है, 2 to 3 सेंटीमीटर। तो एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और दूसरा बच्चों इसकी लेंथ कितनी होती है, 6 मीटर होती है। तो आपने इसको याद रखना है। अब बच्चों फंक्शंस क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन के। बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन जो है अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन नहीं होगी, बल्कि डाइजेशन के साथ फूड की एब्जॉर्प्शन भी होनी है। हमने जो खाना खाया है ना, अब उस खाने को हमारी बॉडी के अंदर सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर तो यहाँ पर तोड़ना ही तोड़ना है, लेकिन साथ ही साथ उन सिंपल सब्सटेंसेस को जिस्म के अंदर एब्जॉर्ब भी करवाना है ताकि बॉडी के अंदर जाके वो सिंपल सब्सटेंसेस इस्तेमाल हो सकें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन इज रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर द फाइनल डाइजेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फूड। बच्चों तमाम किस्म की जो फूड है ना सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसकी हथमी डाइजेशन होती है। अब देखिए यहाँ पे वर्ड आ गया फाइनल डाइजेशन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे डाइजेशन नहीं होगी। ये वो फाइनल मरहला है जहां पे हर किस्म की डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, और ना सिर्फ यहाँ पे डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा बट आल्सो फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, बल्कि जो हजम शुदा खुराक है, वो जो खुराक के छोटे कंपोनेंट, सादा कंपोनेंट जिनको हमने तोड़ा है बच्चों, अब उनको ब्लड में और लिम्फ में एब्जॉर्ब किया जाएगा। बच्चों लिम्फ क्या होता है मैं इसको आपको बताता हूं, अभी सिर्फ आप इसको समझें कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक तो खुराक की फाइनल डाइजेशन होती है और दूसरा एब्जॉर्प्शन भी होती है। ठीक है, किसकी एब्जॉर्प्शन होती है, डाइजेस्टेड फूड की। मिसाल के तौर पर अगर आपने प्रोटीन्स खाए हैं तो प्रोटीन्स आपकी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड्स में डाइजेस्ट हो जाएंगे। अगर आपने स्टार्च खाई है, ग्लाइकोजन खाई है, तो वो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के अंदर डाइजेस्ट हो जाएगी। अगर आपने लिपिड्स खाए हैं तो वो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल के अंदर डाइजेस्ट हो जाएंगे। तो अभी जो सिंपल सब्सटेंसेज हैं जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, फैटी एसिड्स है, ग्लाइसरोल है बच्चों, अब ये है डाइजेस्टेड फूड। अब इसको आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है कहां पर, ब्लड के अंदर और लिम्फ के अंदर। ध्यान में रखें बच्चों, हम इससे अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स, कौन कौन से ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स, इनको ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है, जबकि जो फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल है इनको लिम्फ में एब्जॉर्ब किया जाता है। बच्चों लिम्फ क्या होता है आपने इस चीज को समझना है। यहाँ पे देखें बच्चों हमारी बॉडी के अंदर जो है वो अलग अलग तरह के ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं। एक ऑर्गन सिस्टम से आप बखूबी वाकिफ हैं, इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसको हम जो है वो अगले चैप्टर्स के अंदर तफसील से स्टडी भी करेंगे। बच्चों ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर 3 चीजें आती हैं, दिल, खून की नालियां और खून, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। अब बच्चों होता क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें ना बच्चों दिल से जो है वो खून को दूर लेके जाती है जो नाली, वो है आर्टरी। क्या है बच्चों, आर्टरी। अब बच्चों आर्टरी जो है वो जिस्म तक खून को लेके जाती है। अब बच्चों आर्टरी तकसीम करके ना यहाँ पे बनाती है कैपिलरी। क्या बनाती है स्टूडेंट्स, कैपिलरी बनाती है। तो आपने इस चीज को ज़हन में रखना। कैपिलरीज की दीवारें बच्चों बहुत ही बारीक होती हैं और जब पीछे से प्रेशर के साथ ब्लड आता है ना तो बच्चों खून से बहुत सारी क्वांटिटी के अंदर बच्चों वाटर, सॉल्ट्स, ग्लूकोज वगैरह इन कैपिलरीज की दीवारों से बाहर निकल जाते हैं और जो टिश्यूज के दरमियान आ जाते हैं। अब बच्चों वो हैं तो ब्लड का हिस्सा ही ना, वो जो वाटर, सॉल्ट्स जो है, वो ग्लूकोज है, वो है तो ब्लड का हिस्सा। अब बच्चों वो चीजें जो कि कैपिलरीज की दीवारों से बाहर निकली, अब उनको दोबारा वापस ब्लड में ले जाने के लिए हमारी बॉडी के पास स्टूडेंट्स क्या होता है, एक ऑर्गन सिस्टम होता है। इसको हम जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम का नाम देते हैं। अब बच्चों ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ये खास किस्म की नालियों पर मुश्तमिल होता है, इन्हें हम लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। जिस तरह यहाँ पे हम इन्हें ब्लड वेसल्स कह रहे हैं ना, इसी तरह हम इन्हें लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। और इनके अंदर जो फ्लूइड मूव करता है उस फ्लूइड को हम नाम देते हैं लिम्फ का। किसका नाम देते हैं बच्चों, लिम्फ का नाम देते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से जो मटेरियल निकलता है उनको इन लिम्फेटिक वेसल्स के जरिए बच्चों वापस जो है वो वेन्स में डाल दिया जाता है और फिर वो दोबारा दिल के अंदर आता है और दिल से वो सारी बॉडी के अंदर पंप कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। लिम्फ क्या है बच्चों, लिम्फ एक ऐसा फ्लूइड है जो कि लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर फ्लो करते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स क्या है बच्चों, ये वो नालियां हैं जो कि कैपिलरीज से निकलने वाले इजाफी फ्लूइड को दोबारा से जो है वो खून के अंदर शामिल
करती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके अलावा जो है लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर और भी काफी सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, इसको हम जो है वो फर्दर लिम्फेटिक सिस्टम को जब हम तफसील से स्टडी करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, तो वहां पे मैं आपको इसकी जो है वो डिटेल समझा दूंगा। ठीक है, तो बच्चों होपफुली आपको यहाँ पे जो है वो लिम्फ की समझ आ गई होगी और इस स्लाइड की आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आपने इसी स्लाइड के अकॉर्डिंग जो है वो पॉइंट्स अपनी बुक के ऊपर बना लेने हैं। इसके बाद बच्चों अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स को देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। जो सबसे पहला पार्ट है वो है ड्यूडीनम, जो दूसरा पार्ट है वो है जिजिनम, और जो थर्ड पार्ट है ये है इलियम। तो आपने नाम याद रखने हैं, क्या है मेरे साथ रिपीट करें, डियोडिनम, जिजिनम और इलियम। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डियोडिनम, जिजिनम और इलियम। हाँ बच्चों साथ इनकी मैंने लेंथ भी लिख दी है ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पर आप लोगों से पूछी जा सकती हैं, आप लोगों ने इनको याद रखना है। डियोडिनम की बच्चों जो लंबाई है वो 20 से 25 सेंटीमीटर होती है, छोटा हिस्सा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, डियोडिनम की लंबाई कितनी होती है, 20 से 25 सेंटीमीटर। जिजिनम की लंबाई जो है बच्चों वो 2.4 मीटर है, जबकि जो इलियम है ये सबसे बड़ा हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसकी लंबाई जो है वो 3.5 मीटर होती है। तो आपने इसकी लंबाई को बहुत अच्छी तरह से याद करना है। अब बच्चों आए हम एक एक करके इनको जो है वो तफसील से स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है वो हम स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट जिसका नाम है ड्यूडीनम, इसको हम तफसील से देखेंगे। बच्चों ड्यूडीनम के हवाले से एक बात मैं आपको बता चुका हूँ कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है और जो उसकी लंबाई है वो 20 से 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आए हम जो है उसकी डिटेल्स को स्टार्ट करते हैं। बच्चे यहाँ पे देखें, द फर्स्ट 20 टू 25 सेंटीमीटर लॉन्ग पोर्शन इज द ड्यूडिनम। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहले वाला 20 से 25 सेंटीमीटर वाला हिस्सा है इसको हम ड्यूडिनम कहते हैं। इट इज कंसर्न विद द डाइजेशन ऑफ फूड। अब बच्चों यहाँ पे खुराक की डाइजेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे खुराक की डाइजेशन होती है, जबकि इससे जो अगले हिस्से हैं जिजिनम और इलियम वहां पे डाइजेशन भी होती है और डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी होती है। तो आपने इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि जो ड्यूडिनम है इसका जो मेन कंसर्न है वो खुराक की डाइजेशन के साथ है। ठीक है, आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, जबकि जो एब्जॉर्प्शन है वो आगे जिजिनम और इलियम का काम है। ठीक है, जो पहला 20 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो ड्यूडिनम है, और यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पे फूड की डाइजेशन हो रही होती है। ठीक है, आप यहाँ पे बच्चों डायग्राम से भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये स्टमक है, स्टमक से बच्चों यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर से आगे बच्चों आपको ये पोर्शन नजर आ रहा है, ये ड्यूडिनम का पोर्शन है। ठीक है, ये 20 से 25 सेंटीमीटर जो है इब्तदाई 20 से 25 सेंटीमीटर हिस्सा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है वो ड्यूडिनम पर मुश्तमिल होता है और यहाँ पे फूड की डाइजेशन होती है। अब बच्चों ध्यान में रखें कि स्टमक के अंदर जो एंड पर एक एसिडिक मैस तैयार हुआ था बच्चों, उसको हम नाम देते थे काइम का। किसका नाम देते थे स्टूडेंट्स, काइम का। अब बच्चों जब वो एसिडिक काइम जो है वो स्टमक से निकलकर कहाँ पे आता है, ड्यूडिनम में आता है। किसके जरिए आता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर के जरिए। जब वो ड्यूडिनम में आता है तो बच्चों अब वो जो एसिडिक सेक्रेशन है ना स्टमक की, बच्चों वो यहाँ पर जैसे ही इसकी दीवारों को टच करती है तो यहाँ से कई सारी सेक्रेशंस जो हैं वो रिलीज होती हैं। बच्चों उनका मकसद क्या होता है, उनका मकसद ये होता है कि स्टमक से जो जुजवी तौर पर डाइजेस्टेड फूड आ रही है, जिसकी कुछ डाइजेशन हुई हुई है, उसकी यहाँ पर फाइनल डाइजेशन की जा सके, और दूसरा जो स्टमक से एसिडिक फूड आ रही है बच्चों उसकी पीएच को दोबारा से अल्कलाइन किया जा सके, क्योंकि यहां पर जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं वो एसिडिक पीएच के अंदर काम करने की सलाहियत नहीं रखते। तो अब बच्चों इस पीएच को अल्कलाइन करने के लिए, ठीक है, यहां पर क्या किया जाता है, यहां पर एक तो ड्यूडिनम की दीवारों से बच्चों एक अल्कलाइन सेक्रेशन रिलीज की जाती है, और साथ ही साथ बच्चों ये पेनक्रियाज जो है इससे एक सेक्रेशन आती है जिसे हम पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं, और लिवर से बच्चों जो लिवर का एक हिस्सा है जिसका नाम है गॉल ब्लैडर, इस गॉल ब्लैडर से एक सेक्रेशन आती है जिसे हम बाइल का नाम देते हैं। तो आपने इस चीज को जो है वो जहन में रखना है। बच्चों यहाँ पे देखें सेक्रेशंस इन ड्यूडिनम क्या हेडिंग देंगे, इट आल्सो कंटेन्स ग्लैंड्स। बच्चों ड्यूडिनम के अंदर जो है वो ग्लैंड्स होते हैं। इन ग्लैंड्स को बच्चों हम जो है वो 2 नाम देते हैं, इनको हम ड्यूडिनल ग्लैंड्स का नाम भी देते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों हम इनको एक और नाम भी देते हैं और वो है ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। बच्चों यहाँ पे जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं उनके 2 नाम है, एक है ड्यूडिनल ग्लैंड्स और एक है ब्रूनर्स ग्लैंड। अब बच्चों ये जो ग्लैंड्स हैं ये ड्यूडिनम की सब म्यूकोजा के अंदर मौजूद होते हैं। बच्चों जिस तरह मैंने आपको स्टमक में बताया था, स्टमक की 4 लेयर्स होती हैं, सिरोजा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा। बच्चों
अब ये जो ड्यूडिनम की सब म्यूकोजा, इसी तरह की 4 लेयर्स ड्यूडिनम के अंदर भी होती हैं, जिजिनम में भी होती हैं, इलियम में भी होती हैं। तो अभी जो ड्यूडिनम की जो थर्ड वाली लेयर है, बाहर से अगर हम देखें तो थर्ड वाली लेयर सब म्यूकोजा, उसके अंदर खास तरह के ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम ड्यूडिनल ग्लैंड्स या फिर ब्रूनर्स ग्लैंड का नाम देते हैं। आप इसको एंट्रीटेस्ट के हवाले से, एमडीकेट के हवाले से अपनी बुक के ऊपर लिख सकते हैं। अब बच्चों ये क्या करते हैं, एक अल्कलाइन सेक्रीशन को रिलीज करते हैं, और बच्चों इस अल्कलाइन सेक्रीशन के अंदर जो है वो बाइकार्बोनेट मौजूद होते हैं। बच्चों ये जो अल्कलाइन सेक्रीशन है ना, असल में अल्कलाइन म्यूकस होता है, एक ऐसा म्यूकस होता है जिसके अंदर बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो मौजूद होते हैं। और बच्चों मैं आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी बता चुका हूं कि बाइकार्बोनेट आयंस के पास ये सलाहियत होती है कि ये जो है ये हाइड्रोजन आयंस को लेकर उससे कार्बोनिक एसिड बनाते हैं H2CO3, और ये जो कार्बोनिक एसिड है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके पास ये सलाहियत होती है कि कहीं पर अगर हाइड्रोजन आयंस की तादाद ज्यादा है तो वहां पर ये हाइड्रोजन आयंस की तादाद को कम कर देगा। जहां पे हाइड्रोजन आयंस की तादाद जाहिर सी बात है कम हो जाएगी तो उसकी पीएच जो है वो ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा पीएच क्या होगी, अल्कलाइन होगी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे देखे दिखा भी देता हूँ। बच्चों ये असल में जो है वो पीएच का स्केल है, 0 से लेकर 14 तक इसकी वैल्यूज होती हैं। यहाँ पे आप इसको बहुत बेहतर अंदाज से देख सकते हैं, 0 से लेकर 14 तक। अब बच्चों ये जो 7 है ये न्यूट्रल है, और बच्चों 7 से कम जो है वो एसिडिक पीएच होती है, और 7 से ज्यादा जो है अल्कलाइन पीएच होती है। अब बच्चों जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस होंगे उतनी ही कम पीएच की वैल्यू होगी। अब बाइकार्बोनेट आयंस क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयंस की तादाद जो है इसको कम करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की तादाद कम होती है पीएच की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है, और जैसे ही पीएच की वैल्यू 7 को क्रॉस करेगी तो ये अल्कलाइन हो जाएगी। तो आपने इस पॉइंट को ज़हन में रखना है। तो बच्चों अब यहाँ पे ये अल्कलाइन सेक्रेशन रिलीज करते हैं जिसके अंदर बाइकार्बोनेट आयंस मौजूद होते हैं, और ये बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं वो काइम, जो एसिडिक काइम आती है बच्चों, उसको न्यूट्रलाइज करने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस अल्कलाइन सेक्रेशन के अलावा दो मेन सेक्रेशन जो है उनको ड्यूडेनम के अंदर डाला जाता है, एक है पेनक्रियाटिक जूस और दूसरा है बाइल। अब बच्चों जो पेनक्रियाटिक जूस है ये पेनक्रियाज से निकलता है, और जो बाइल है बच्चों ये जो है लिवर के अंदर एक छोटी सी थैली होती है गॉल ब्लैडर, उससे निकल कर आता है ड्यूडेनम के अंदर। ठीक है, हम इनकी डिटेल जो है पेनक्रियाज की भी और बच्चों गॉल ब्लैडर की डिटेल जो है हम इंशाल्लाह जब लार्ज इंटेस्टाइन को कवर कर लेंगे उसके बाद हम इनकी डिटेल जो है उसको स्टडी करेंगे। तो बच्चों पेनक्रियाज के हवाले से अगर आप देखें, बच्चों जो पेनक्रियाज है ये हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है, ठीक है, जो कि इंजाइम्स भी रिलीज करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में और हार्मोन्स भी रिलीज करता है। आप 10th क्लास के अंदर इसको पढ़कर आए होंगे। पेनक्रियाज से बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया। इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को जो है वो कम करता है, ग्लूकागोन बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। इसके अलावा बच्चों सोमैटोस्टैटिन एक हार्मोन है जो कि यहाँ से रिलीज होता है। ये बच्चों सोमैटोस्टैटिन जो है वो हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था कि वो जो सोमैटोस्टैटिन है बच्चों वो जो है वो स्टमक की दीवारों से भी रिलीज होता है। और स्टमक की दीवारों से वो क्यों रिलीज होता है, ताकि बच्चों स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस की सेक्रेशन को जो है वो क्या किया जा सके, कम किया जा सके। मैंने आपको तब भी बताया था कि सोमैटोस्टैटिन जो है इसके अलावा और भी ऑर्गन से रिलीज होता है, और उसके अलग अलग तरह के फंक्शन जो है वो बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, तो बच्चों पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड एक और जो है ये हार्मोन है जो कि बॉडी के अंदर अपना एक फंक्शन परफॉर्म करता है। तो बस यहाँ पे ये डायग्राम दिखाने का मकसद ये ताकि आपको बताया जा सके कि जो पेनक्रियाज है बच्चों ये एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है और डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है। आपने इस पॉइंट को जो है वो जहन में रखना है। लेकिन यहाँ पे हम इसके एंडोक्राइन रोल को तो स्टडी नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट है हम इसको जो है वो तफसील से देखेंगे। तो आए बच्चों हम पेनक्रियाटिक जूस को देखते हैं। बच्चों इट इज द सेक्रेशन ऑफ पेनक्रियाज। बच्चों ये पेनक्रियाज से आने वाली एक सेक्रेशन है एंड इज पोर्ड इनटू ड्यूडिनम, जिसको ड्यूडिनम के अंदर डाला जाता है। अब बच्चों जिस नाली के जरिए इसको डाला जाता है उसे हम पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। इसकी तफसील जो है वो कमिंग लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। तो भी आप सिर्फ इतना याद रखें, पेनक्रियाटिक जूस जो है वो पेनक्रियाज की सेक्रेशन है जिसको ड्यूडिनम के अंदर डाल दिया जाता है। इट इज स्लाइटली अल्कलाइन, जिसकी पेज बच्चों 8 होती है। अब बच्चों 7 न्यूट्रल है, 7 से 8 जो है आगे अल्कलाइन है। अब 8 से जैसे 9, 10, 11, 12 होगी तो वहां पे बच्चों जो अल्कलाइन सॉल्यूशन की वैल्यू है बच्चों वो ज्यादा होती जाएगी। तो इसकी पीएच 8 है तो ये स्लाइटली अल्कलाइन है, मतलब थोड़ा सा बेसिक है। ठीक है, अल्कलाइन सॉल्यूशन या फिर बेसिक सॉल्यूशन बच्चों बात एक ही है। बेसिक सॉल्यूशन को हम अल्कलाइन सॉल्यूशन भी कहते हैं, तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। इट इज स्लाइटली अल्काइन, इसकी पीएच 8 होती है तो बस हल्का सा ये अल्कलाइन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट। और बच्चों अल्कलाइन भी क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर बाइकार्बोनेट आयंस मौजूद होते हैं। और मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि जो बाइकार्बोनेट आयंस है इनके पास ये सलाहियत होती है कि हाइड्रोजन आयंस को लेते हैं, हाइड्रोजन आयंस की तादाद को किसी भी जगह पे कम करते हैं। जैसे ही वहां पे हाइड्रोजन आयंस की तादाद कम हो गई, वहां पे बच्चों जो अल्कलाइन की वैल्यू है, पीएच की वैल्यू है वो ज्यादा हो जाएगी। जब पीएच की वैल्यू ज्यादा होगी तो वहां पे जो सोल्यूशन है वो ऑटोमेटिकली अल्कलाइन हो जाएगा।
अब बच्चों ये क्या करते हैं, इट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ काइम। मैंने आपको बताया कि जो काइम की एसिडिटी है, ये जो बाइकार्बोनेट आइंस इसके अंदर पैनक्रियाटिक जूस के अंदर मौजूद होते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। न्यूट्रलाइज का मतलब है उसके एसिडिटी का जो असर है ना, उसको कम करते हैं। कैसे कम करते हैं, बाइकार्बोनेट आइन वहां पे हाइड्रोजन आइन के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है, जो कि आगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देता है। ठीक है, अब बच्चों पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जो है वो कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है। सबसे पहले जो है वो पैनक्रियाटिक अमाइलेज है, उसके बाद है ट्रिप्सिनोजिन, उसके बाद है काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इसके बाद है पैनक्रियाटिक लाइपेज, उसके बाद है पैनक्रियाटिक न्यूक्लियेज। अब स्टूडेंट्स इन एंजाइम्स की जो फंक्शंस हैं इनको जो है वो हम आगे तफसील से देखेंगे। अभी आपने एक पॉइंट याद रखना है कि ट्रिप्सिनोजिन और काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये जो दोनों एंजाइम्स हैं बच्चों, ये पैनक्रियास से निकलने वाले ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन्स की डाइजेशन करवाते हैं। अमाइलेज बच्चों जाहिर सी बात है कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करवाता है, लाइपेज लिपिड्स की, और न्यूक्लियेजेस जो है बच्चों ये न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए और आरएनए की डाइजेशन करवाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आए अब हम इनके फंक्शन को जो है वो तफसील से स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स ये आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको बहुत अच्छी तरह से जो है वो याद रखना है। बच्चों जो सबसे पहला एंजाइम है पैनक्रियास का वो है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। बच्चों ज़हन में रखें अमाइलेज एक एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करता है। अगर ये सलाइवा से रिलीज होता इसे हम सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चों ये पैनक्रियास से रिलीज हो रहा है, इसी वजह से हम इसे पैनक्रियाटिक अमाइलेज कहते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों, ये पॉलीसेक्राइड्स के अंदर स्टार्च आ जाता है, ग्लाइकोजन आ जाता है बच्चों, इसको डाइजेस्ट करता है किसके अंदर, माल्टोज के अंदर, और कुछ जगहों पे बच्चों ये माल्टोज को आगे ग्लूकोज के अंदर भी तोड़ देता है। ठीक है, तो जो पैनक्रियाटिक अमाइलेज है ये पॉलीसेक्राइड्स को माल्टोज और इवन के ग्लूकोज के अंदर भी डाइजेस्ट कर देता है। तो आपने इस पॉइंट को जो याद रखना है, जबकि बच्चों जो स्लाइवरी अमाइलेज था वो पॉलीसेक्राइड्स को सिर्फ माल्टोज के अंदर तोड़ता था, लेकिन यहां पर बच्चों जो पैनक्रियाटिक अमाइलेज है ये पॉलीसेक्राइड्स को माल्टोज और हत्ता के ग्लूकोज के अंदर भी तोड़ने की सलाहियत रखता है। तो आपने इसके फंक्शन को याद रखना है। इसके बाद बच्चों जो अगला एंजाइम है वो ट्रिप्सिनोजिन। बच्चों जो ट्रिप्सिनोजिन है इसी तरह का आपने एक और नाम पढ़ा था स्टमक के अंदर जिसका नाम था पेप्सिनोजिन। बच्चों मैंने आपको बताया था जो पेप्सिनोजिन है वो एक इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम की, जिसको एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है। और उसको कन्वर्ट कौन करता है बच्चों, वहां पे कन्वर्ट करता था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। शुरू में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता था, बाद में बच्चों खुद पेप्सिन जो है वो दूसरे पेप्सिनोजिन मॉलिक्यूल्स को पेप्सिन में कन्वर्ट करता था। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, मैं आपको स्टमक के अंदर बात बता चुका हूं। यहां पर भी बच्चों ट्रिप्सिनोजन जो है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम है जिसको इनएक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिनोजन के अंदर रिलीज किया जाता है। अब बच्चे इनएक्टिव फॉर्म है, इसको इसकी एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन के अंदर कौन बच्चों कन्वर्ट करता है, यहाँ पे इसकी कन्वर्जन के लिए एक और एंजाइम है, इसे हम कहते हैं इंटेरोकाइनेज। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इंटेरोकाइनेज। अब इंटेरोकाइनेज बच्चों कहां से आता है, ये ड्यूडिनल वॉल से, ड्यूडिनम की जो दीवारें हैं इनसे रिलीज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ये जो ट्रिप्सिनोजिन है बच्चे इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम की, इसको इसकी एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्ट कौन करता है, एंजाइम जिसका नाम है इंटेरोकाइनेज, और याता कहां से है, ड्यूडिनम की दीवारों से इसको रिलीज किया जाता है। अब बच्चों जब ट्रिप्सिन जो है एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये क्या करता है, प्रोटीन्स की डाइजेशन करता है, प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर तोड़ देता है। स्टूडेंट्स अगर आप प्रोटीन्स के हवाले से जानते हैं तो प्रोटीन्स को हमने जो है वो बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में तफसील से पढ़ा था कि एक जो प्रोटीन है अगर वो अपने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करती है तो उसके अंदर कई सारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है वो आपस में जुड़ी हो सकती हैं, जो कि एक मेजर प्रोटीन बनाती हैं। जैसे अगर आप जो है वो हीमोग्लोबिन को देख लें, जैसे बच्चों आप मायोग्लोबिन को देखें, जैसे आप एंटीबॉडीज को देखें, तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो बच्चों वहां पे जो काफी पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो कि आपस में मिलकर प्रोटीन बनाती हैं, तो ट्रिप्सिन क्या करता है बच्चों, उन प्रोटीन्स के दरमियान उन प्रोटीन्स को बच्चों तोड़कर उनसे दोबारा से पॉलीपेप्टाइड चेन्स बना देता है। ठीक है, तो ट्रिप्सिन बच्चों क्या करता है, ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर। तो इसकी कन्वर्जन बच्चों इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है। प्रोटीन्स को ये अमीनो एसिड्स के अंदर नहीं तोड़ता बल्कि प्रोटीन्स को ये पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ता है। ठीक है, आगे देखें बच्चों ये जो काइमोट्रिप्सिन है और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, क्या नाम है बच्चों, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये भी प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम्स हैं जो कि पैनक्रियाटिक जूस के जरिए रिलीज होते हैं। अब ये क्या करते हैं, दे डाइजेस्ट प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स। अब बच्चों ये जो प्रोटीन है उसको छोटे पेप्टाइड्स में और फिर उन पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहां पे फर्क आपने याद रखना है। ट्रिप्सिनोजन क्या करता है, प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ता है, और बच्चों काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइड्स क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स को स्मॉलर पेप्टाइड्स और उन स्मॉलर पेप्टाइड्स को आगे अमीनो एसिड्स के अंदर तोड़ देते हैं। बच्चों मैं आपको नीचे मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम भी दिखाई हुई है, यहाँ पे अगर आप देखें तो बच्चे यहाँ पे देखें एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन को देखें छोटे छोटे पेप्टाइड्स के अंदर तोड़ दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 अमीनो एसिड आपस में मिले हुए हैं, यहाँ पे देखें आप 5 अमीनो एसिड आपस में मिले हुए हैं। तो ये स्मॉलर पेप्टाइड्स हैं, प्रोटीन को स्मॉलर पेप्टाइड्स में तोड़ा और फिर इन स्मॉलर पेप्टाइड्स को अलग अलग अमीनो एसिड्स के अंदर ब्रेक डाउन
कर दिया। ठीक है, तो ये है डाइजेशन का प्रोसेस जो कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और काइमोट्रिप्सिन करते हैं, जबकि जो ट्रिप्सिन है बच्चों वो क्या करता है, वो प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर तोड़ता है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब ये है कि वो अमाइनो एसिड्स की चेन होती है और साइज में थोड़ी सी बड़ी होती हैं। ठीक है, और बाद में फिर उन बड़ी चेन्स को फिर इसी तरह छोटे पेप्टाइड्स के अंदर और फिर उनको वो जो है वो अमाइनो एसिड्स के अंदर तोड़ा जाता है अलग एंजाइम्स के जरिए। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद बच्चों जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है ये क्या करता है बच्चों, ये लिपिड्स की डाइजेशन करवाता है ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स के अंदर। बच्चों ये भी बात मैं आप लोगों को जो है वो बता चुका हूँ कि बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने जो है वो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ा था जब मैंने आपको एसाइल ग्लाइसरोल पढ़ाया था। तो बच्चों 3 फैटी एसिड्स जब एक ग्लाइसरोल के साथ मिले तो बच्चों इससे ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल बनता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट जो है वो लिपिड है। अब बच्चों जब हम इस लिपिड को खाते हैं तो यही ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल बच्चों इसको दोबारा से तोड़ दिया जाता है फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल के अंदर। ठीक है, और मैंने आपको बताया ना इसी फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल की एब्जॉर्प्शन ब्लड में नहीं होती बल्कि लिम्फ के अंदर होती है। ठीक है, हम इसको अगले लेक्चर के अंदर जो है वो तफसील से देखेंगे भी। उसके बाद बच्चों जो पैनक्रियाटिक न्यूक्लियसेस हैं ये क्या करते हैं बच्चों, ये न्यूक्लिक एसिड्स के डाइजेशन करते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए, दूसरा आता है बच्चों राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए। अब बच्चों डीएनए जो है वो मिलकर बना होता है डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड से, ये भी हम बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में तफसील से पढ़कर आए हैं। आरएनए मिलकर बना होता है राइबो न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, तो बच्चों डीएनए और आरएनए को उनके न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। बच्चों यहाँ पे देखें ये स्टार्च के डाइजेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट जो है वो स्लाइड है। स्टार्च के मॉलिक्यूल को बच्चों अमाइलेज क्या करता है, पहले माल्टोज के अंदर तोड़ता है। ठीक है, और फिर माल्टोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों उनको माल्टेज एक एंजाइम जो है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ देता है। बच्चों ये स्लाइवरी अमाइलेज का फंक्शन था, लेकिन यहाँ पर जो पैनक्रियाटिक अमाइलेज है वो स्टार्च को माल्टोज में और माल्टोज के कुछ मॉलिक्यूल्स को ग्लूकोज में तोड़ने की सलाहियत रखता है। क्लियर। इसके बाद स्टूडेंट्स जो अगली हमारे पास सेक्रेशन है ये है बाइल। बाइल के हवाले से आपने याद रखना है कि जो बाइल है बच्चों इसकी प्रोडक्शन होती है लिवर के अंदर। लिवर जो है इसको प्रोड्यूस करता है, और जब लिवर इसको प्रोड्यूस कर लेता है तो बच्चों इसको स्टोर करने के लिए लिवर के पास एक छोटी सी थैली होती है, इसको गॉल ब्लैडर कहते हैं, उसके अंदर लिवर जो है वो इसको स्टोर कर देता है। तो इट इज द सेक्रेशन ऑफ लिवर। ये जो बाइल है लिवर की सेक्रेशन एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगर आपसे पूछे बाइल इज द सेक्रेशन ऑफ डैश तो आपने कभी भी गॉल ब्लैडर नहीं टिक करना, गॉल ब्लैडर गलत हो जाएगा। बाइल जो है वो लिवर की सेक्रेशन है। बिफोर इट्स रिलीज, इसको रिलीज करने से पहले इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, इसको गॉल ब्लैडर के अंदर जो है वो स्टोर किया जाता है। अगर बच्चा आप यहाँ पे देखें तो लिवर के अंदर जो है बाइल की प्रोडक्शन होती है, और बाइल की प्रोडक्शन करने के बाद इसको इस थैली के अंदर गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। बच्चों इसका फंक्शन क्या है बाइल का। अब बच्चों जो बाइल है ये कुछ चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, इसके अंदर वाटर आ जाते हैं, इसके अलावा इसके अंदर कुछ सॉल्ट्स आ जाते हैं, इसके अलावा बच्चों इसके अंदर बाइल पिगमेंट्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं स्टूडेंट्स, बाइल पिगमेंट्स। और इसके अलावा बच्चों यहाँ पर जो है वो कोलेस्ट्रोल भी बाइल के अंदर मौजूद होता है। तो कुछ चीज़ें जो हैं ये बाइल के अंदर मौजूद होती हैं। अब बच्चों यहाँ पर ये जो सॉल्ट्स वाला एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना बच्चों, की सॉल्ट्स क्या करते हैं, ये लिपिड्स की इमल्सिफिकेशन करवाते हैं। इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब है, लिपिड के जो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। बच्चों अगर लिपिड का एक बड़ा मॉलिक्यूल है तो बाइल जो है वो इसको इस तरह से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर क्या कर देगा स्टूडेंट्स, कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब जब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर इसकी कन्वर्जन हो जाएगी तो अब हर मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा हो जाएगा। बच्चों पहले देखें बाहर वाला सरफेस जो थी एंजाइम्स को जो है एंजाइम्स को मौजूद थी, अवेलेबल थी। अब इतनी बड़ी सरफेस जो है एंजाइम अपनी एक्टिव साइट के साथ अटैच तो नहीं ना कर सकते। तो बच्चों बाइल यहाँ पर क्या करवाता है, बाइल जो है वो बड़े सारे लिपिड के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे लिपिड के ड्रॉपलेट्स के अंदर तोड़ देता है, और इस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन का नाम देते हैं। अब बच्चों जब हर लिपिड का मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाता है, यहाँ पे आप देखें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स अलग अलग हो गए हैं, तो अब इसका ओवरऑल सरफेस एरिया भी ज्यादा हो जाता है, और दूसरा एंजाइम को इसको ब्रेक करने में भी आसानी होती है। ठीक है, तो आपने इन पॉइंट्स को जो है वो याद रखना है। जो इमल्सिफिकेशन जो है आप सिंपल इस तरह से समझ सकते हैं कि आप जो है वो एक बोतल लें, ठीक है, प्लास्टिक की एक बोतल लें, उसके अंदर आप थोड़ा सा पानी लें, उसके ऊपर जो है वो आप तेल डाल लें। ठीक है, थोड़ा सा जब आप तेल डालेंगे तो तेल पानी के ऊपर तैरता रहेगा, बोतल का ढक्कन बंद करें, उसको जोर से हिलाएं। जब आप उसको जोर से हिलाएंगे तो आप देखेंगे जो पानी की सतह के ऊपर तेल की एक पूरी तह मौजूद है वो छोटे छोटे कतरों के अंदर टूट जाएगी, और पानी के साथ जो है वो मिक्स होने की कोशिश करेगी, लेकिन मिक्स नहीं होगी, पानी के अंदर जाएगी। लेकिन होगा क्या, थोड़ी देर बाद जब आप उस बोतल को रख देंगे तो जितने भी ऑयल के कतरे हैं वो दोबारा से आपस में मिलेंगे और मुकम्मल जो है वो एक तह बना देंगे दोबारा से।
तब बच्चों जब आपने उसको हिलाया तो बड़े सारी लिपिड की तय की ऑयल की तय को छोटे छोटे कतरों में टूट जाना, इसे हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, और जब इमल्सिफिकेशन हुई तो छोटे छोटे लिपिड के कतरे पानी के मॉलिक्यूल के अंदर गए लेकिन उसके अंदर हल नहीं हुए। ठीक है, तो एक ऐसा सोल्यूशन जहां पर दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें लेकिन हल ना हो, ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं इमल्शन। क्या कहते हैं? इमल्शन कहते हैं। ठीक है, तो बाहर देखें इसका फंक्शन क्या, इट कंटेन सॉल्ट्स, इसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं जो कि इमल्सिफाई करते हैं फैट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर तोड़ते हैं, इमल्सिफाई फैट्स एंड ब्रेक देम इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। ठीक है, फैट्स की इमल्सिफिकेशन करते हैं, उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर तोड़ देते हैं और इससे जो सोल्यूशन बनता है उसको हम इमल्शन कहते हैं। इमल्शन का मतलब यह है कि वो जो फैट्स हैं बच्चों वो वाटर के साथ जो है वो हल नहीं होते, क्योंकि जाहिर सी बात है ड्यूडेनम के अंदर वाटर भी मौजूद होता है ना, तो उसके साथ ही हल नहीं होते। वहां पे एक ऐसा सोल्यूशन बना देते हैं जिसमें जो फैट्स हैं वाटर के साथ हल नहीं हो रहे होते, इस सोल्यूशन को हम इमल्शन का नाम देते हैं। अभी जो ड्रॉपलेट्स हैं बच्चों एक तो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर इफेक्टिव एक्शन ऑफ लिपिड्स रेजिस्टिंग एंजाइम्स, लिपिड को तोड़ने वाले एंजाइम्स के मौसर तौर पर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ये ज्यादा सरफेस एरिया जो बाइल है बच्चों, बाइल के नतीजा में जो छोटे ड्रॉपलेट्स बनते हैं ये ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ठीक है कि ये जो है लिवर है, लिवर ने बाइल की प्रोडक्शन की, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हुई। अब बच्चों जैसे ही वहां से स्टमक से काइम जो है वो ड्यूडेनम के अंदर आया, फौरन से लिवर को सिग्नल आया तो लिवर ने गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल जो है जमा की हुई थी, जखीरा की हुई थी, उस बाइल को एक नाली के जरिए जो है वो ड्यूडेनम के अंदर डाल दिया। अब जैसे वहां पर गई तो बाइल ने वहां पर क्या किया, लिपिड्स की इमल्सिफिकेशन की, बड़े बड़े लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे लिपिड के ड्रॉपलेट्स में तोड़ा, जिसके नतीजा में हर ड्रॉपलेट का सरफेस एरिया ज्यादा हो गया और इंजाइम्स को काम करने में, इफेक्टिव ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स में उनको हेल्प मिली और उसके नतीजा में वहां पे एक इमल्शन बना। ठीक है, तो आपने इन पॉइंट्स को जो है वो याद रखना है। अब बच्चों यहाँ पे एक बीमारी का जिक्र है, इसे हम जॉन्डियस कहते हैं। बच्चों असल में ध्यान में रखें जॉन्डियस जो है बीमारी नहीं है, असल में एक सिम्टम है, एक अलामत है। किसकी अलामत है? हेपाटाइटिस की। ठीक है, अब बच्चों हेपाटाइटिस जो है ये जिगर की सोजिश है। ठीक है, अब बच्चों हेपाटाइटिस की एक सिम्टम है जिसको हम जॉन्डियस कहते हैं। जॉन्डियस बच्चों इसको उर्दू में यरकान कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, जो जिस्म है इसका कलर जो है वो येलो हो जाता है, आइस का कलर येलो हो जाता है, बॉडी का कलर येलो हो जाता है। येलो क्यों होता है बच्चों? क्योंकि बाइल के अंदर जो पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, जिसको मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि बाइल के अंदर जो है वाटर सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स और कोलेस्ट्रॉल वगैरह मौजूद होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे वो जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं जो कि येलो इन कलर होते हैं, जब वो डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, ड्यूडेनम के अंदर नहीं आते और उनकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है तो बच्चों वो ब्लड में आ जाते हैं। जब वो ब्लड में आ जाते हैं तो उनका कलर येलो होने की वजह से, उन्हीं बाइल पिगमेंट्स के ब्लड में आने की वजह से हमारी बॉडी का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, वो येलो हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम जॉन्डियस कहते हैं। तो अगर बाइल पिगमेंट्स को बच्चों प्रिवेंटेड, रोक लिया जाए फ्रॉम लिविंग डाइजेस्टिव ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से बच्चों बाहर नहीं जाने से, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाने से अगर उनको रोक लिया जाए, दे में एक्यूमुलेट इन ब्लड, तो वो खून के अंदर जमा हो जाते हैं, काजिंग अ कंडीशन, और उससे एक कंडीशन होती है जिसको हम जॉन्डियस कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों होती क्यों है, इसके असरात क्या होते हैं, एक डिटेल टॉपिक है लेकिन आपकी बुक के अंदर बहुत छोटा सा इसको टच दिया हुआ है, तो आपने इसको इसी तरह से याद करना है। अब बच्चों यहाँ पे एक साइड बॉक्स भी है जिसको आपने सिर्फ रीड करना है। जो फैट्स हैं ये पानी के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं, हल नहीं होते, सो दे कैन नॉट बी अटैक डायरेक्टली बाय लाइपेज एंजाइम्स ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस से बच्चों जो आने वाला पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम है वो उन पर डायरेक्टली एक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे बाइल सॉल्ट्स हैं वो डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स के तौर पर काम करते हैं। डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स बच्चों इस तरह से काम करते हैं कि इनका, डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स के बच्चों दो किनारे होते हैं। एक इनका किनारा जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लवर होता है, और जो दूसरा किनारा है बच्चों वो हाइड्रोफोबिक होता है। वो क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। फर्ज करें कपड़े के ऊपर ग्रीस लग गई है तो आपने उसको डिटर्जेंट से वॉश किया, अब डिटर्जेंट का बच्चों वो किनारा जो हाइड्रोफोबिक है उस ग्रीस के साथ अटैच होगा, और वो किनारा जो कि हाइड्रोफिलिक है वो पानी के साथ अटैच होगा। अब बच्चों जब पानी को उसके साथ बहाएंगे तो उस डिटर्जेंट का जो हाइड्रोफिलिक किनारा जो कि पानी के मॉलिक्यूल के साथ अटैच था, वो फोर्स, उस पर फोर्स लगेगी और हाइड्रोफोबिक पार्ट पे फोर्स लगाएगा, और ये आगे ग्रीस के साथ अटैच है वो उस पर फोर्स लगाएगा और उसको कपड़े से सेपरेट कर देगा। इसी तरह बच्चों सेम इसी प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो बाइल सॉल्ट्स काम कर रहे होते हैं। बाइल सॉल्ट्स हैं बच्चों, इनका भी एक किनारा हाइड्रोफिलिक होता है, एक किनारा हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक एंड जो है वो लिपिड्स के साथ अटैच हो जाता है, और हाइड्रोफिलिक एंड बच्चों ये वाटर के साथ अटैच होता है। तो वाटर जब यहाँ से फ्लो करता है तो फ्लो की वजह से जो हाइड्रोफोबिक पार्ट लिपिड के साथ अटैच होते हैं उन पे फोर्स लगती है और वो बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर टूट जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं, और वहां पे जो थोड़ा सा सोल्यूशन बनता है, आर्जी सा सोल्यूशन बनता है जिसमें जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं वो पानी के साथ मिक्स होते हैं, उसको हम इमल्शन का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इसको जो है बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो समझना है और इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। ठीक है,
इसके बाद बच्चों हमारा जो अगले दो पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बच्चों, एक है जिजिनम और एक है इलियम। ठीक है बच्चों, जिजिनम और इलियम जो है इनकी लेंथ में आपको बता चुका हूँ। जिजिनम जो है बच्चों ये 2.4 मीटर लॉन्ग होती है और ये ड्यूडेनम के आगे मौजूद होता है, और इलियम जो है बच्चों ये लास्ट 3/5 आखिरी बच्चों 3/5वां हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसकी लंबाई कितनी होती है 3.5 मीटर्स होती है। ठीक है, अब बच्चों बाकी की जितनी भी डाइजेशन है और अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है वो जो है वो जिजिनम और इलियम के अंदर होती है। अब बच्चों जिजिनम और इलियम की डाइजेशन हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे, और इसके अंदर जो अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होती है वो कैसे होती है इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे खुराक की डाइजेशन के लिए एक सेक्रीशन आती है जिसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। तो जिजिनम और इलियम की बच्चों जो दीवारें हैं इनके पास ग्लैंड्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करते हैं। इस इंटेस्टाइनल जूस के अंदर बच्चों कई सारे इंजाइम्स होते हैं। अब आपने इन इंजाइम्स को पैनक्रियाटिक जूस वाले इंजाइम्स के साथ हरगिज जो है वो कंफ्यूज नहीं करना। बच्चों यहाँ पे देखें इंजाइम्स कौन कौन से, बहुत आसान है। अमाइनो पेप्टाइडेज एक एंजाइम है बच्चों, इन एंजाइम्स को हम जो है वो चैप्टर नंबर 5 एंजाइम्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं। अमाइनो पेप्टाइडेज क्या करता है बच्चों, ये पॉलीपेप्टाइड्स को डायपेप्टाइड्स के अंदर तोड़ता है। ठीक है, आपने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है बच्चों। अगर आप ट्रिप्सिन को ध्यान में लाएं, ट्रिप्सिन क्या करता था, वो प्रोटीन्स को तोड़ता था पॉलीपेप्टाइड्स में। तो अमाइनो पेप्टाइडेज क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड्स को आगे डायपेप्टाइड्स में तोड़ता है। डायपेप्टाइड मतलब दो अमाइनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो इसे हम डायपेप्टाइड कहते हैं। फिर बच्चों आगे एक एंजाइम है इरिप्सिन, ये इसी डायपेप्टाइड को भी तोड़ देता है अलग अलग अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, तो रिप्सिन डायपेप्टाइड को अमाइनो एसिड्स के अंदर तोड़ देता है। उसके बाद बच्चों जो अगला एंजाइम है लाइपेज, ये फैट्स को या फिर लिपिड्स को फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल के अंदर तोड़ता है। माल्टेज एंजाइम बच्चों ये क्या करता है, ये माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर तोड़ देता है। माल्टोज बच्चों एक डाइसेक्राइड है जो कि दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स से मिलने से बनती है। जो माल्टोज टूटेगी तो इससे दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। उसके बाद बच्चों जो सक्रेज एंजाइम है ये सक्रोज को तोड़ता है। सक्रोज भी एक डाइसेक्राइड है जो कि दो मोनोसेक्राइड्स के मिलने से बनती है, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। इसको हम टेबल शुगर भी कहते हैं, चीनी भी कहते हैं। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो सक्रोज बनता है। तो अब सक्रेज एंजाइम क्या करता है, सक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। इसी तरह बच्चों लैक्टेज एंजाइम जो है वो लैक्टोज के ऊपर एक्ट करता है। लैक्टोज बच्चों इसको मिल्क शुगर कहते हैं, दूध के अंदर ये शुगर मौजूद होती है। ये दो चीजों से मिलकर बनती है, एक ग्लूकोज और एक ग्लैक्टोज। तो लैक्टेज एंजाइम क्या करता है, लैक्टोज को दोबारा से ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर तोड़ देता है। ठीक है, तब बच्चों जब स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में, जिजिनम में और इलियम में जब बच्चों जितनी भी डाइजेशन जो है वो होनी होती है, जब वो हो जाती है, ठीक है, तो बच्चों यहां पर हमारे पास जो है वो एक अल्कलाइन इमल्जन बनता है। अल्कलाइन इमल्जन यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बच्चों जो पीएच है वो 7 से ज्यादा होती है। और इमल्शन का मतलब क्या है, इमल्शन का मतलब ये है बच्चों क्योंकि इसके अंदर फैट के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं। तो कई मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ मिक्स तो हो रहे होते हैं लेकिन मुकम्मल डिजोल्व नहीं हो रहे होते, तो ऐसे सोल्यूशन को हम इमल्शन कहते हैं। तो आफ्टर द एक्शन ऑफ एंजाइम्स ऑफ इंटेस्टाइनल जूस की एंजाइम्स के काम करने के बाद वो जो काइम जो कि स्टमक से है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एक अल्कलाइन इमल्शन के अंदर, जिसको हम काइल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स, काइल का नाम देते हैं। और बच्चों ये जो काइल है, ठीक है, फिर आगे जो है ये चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बच्चों इसके साथ क्या होता है, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खुराक की अब्जॉर्प्शन कैसे होती है इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।